Hi friends, today I am going to discuss electrostatic part 5th क्लास 12 जेई मेंस और नीट के लिए। देखना क्लास 4th में मैंने डिस्कस किया था, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे और वहाँ पर मैंने ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपैरिजन करके बताया था सब लोग को। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखना इलेक्ट्रिक फील्ड। देखना इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करें तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखना इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिफाइन करने के लिए बोल सकते हैं, इसको अलग अलग पार्ट में थोड़ा डिवाइड करें। देखना इलेक्ट्रिक का मतलब सीधा सीधा हमने बताया था क्या, चार्ज। और फील्ड का मतलब क्या होता है, रीजन। ओके, मतलब क्या, जो चार्ज का रीजन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात ये आती है चार्ज का रीजन क्या होगा। देखना चार्ज का रीजन का मतलब ये हुआ कि जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ये हमेशा नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर हम बोले एक चार्ज यहाँ पर है कोई प्लस क्यू और दूसरा चार्ज यहाँ पर है ये प्लस क्यू, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा इन दोनों के कोई कांटेक्ट से कोई मतलब नहीं है। अगर ये दोनों टच में है तब भी फोर्स लगेंगे और टच में नहीं है तब भी फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसको नॉन कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है। जब भी ये नॉन कांटेक्ट फोर्स कभी भी लगेगा तो उसका क्या होना चाहिए, एक कोई रीजन होना चाहिए, उस रीजन के अंदर आएगा तभी वो फोर्स लगेगा, उस रीजन से बाहर जाएगा तो वो फोर्स नहीं लग पाएगा। जैसे मैं बोलूँ क्या, ये चार्ज अगर मैं बोलूँ प्लस क्यों है तो इसका अपना एक कोई रीजन होगा, इस रीजन के अंदर कोई दूसरा चार्ज आएगा, ये दूसरा चार्ज आने के बाद ही ये क्या करेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है। ऐसे मैं बोलूँ मास होगा तो मास का भी अपना एक कोई रीजन हो सकता है जिसमें दूसरा मास आने पर वो क्या करे, अट्रैक्शन रिपल्सन शो करे, मतलब फोर्स लगा सकता है। ऐसे हम चार्ज के लिए अगर यहाँ पर बात करें तो चार्ज के लिए केवल यही बातें बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई चार्ज है, इसके आसपास से कोई दूसरा चार्ज लेकर आया जाए तो कोई एक पर्टिकुलर रीजन बनेगा, उस रीजन के अंदर कोई चार्ज अगर लाया जाता है तो वहां पर कोई ना कोई फोर्स लगना स्टार्ट करेगा। उस फोर्स की वजह से बोलेंगे क्या कि इस चार्ज का रीजन वहां तक है, तो इस चार्ज का जो रीजन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। जैसे देखना मैं थोड़ा सा और इसको डिफाइन करता हूं अच्छे से। मान लेता हूं यहां पर एक कोई प्लस क्यू चार्ज है और ठीक है, इसका रीजन कुछ इस तरीके से मान लिया। अब कोई भी चार्ज अगर होगा यहां पर होगा प्लस क्यू तो इसके बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं फोर्स लगेगा, क्योंकि इसका रीजन क्या है, यहीं तक है। इसका रीजन को अगर हम थोड़ा और बाहर कर दे तो फिर क्या, इसके रीजन और थोड़ा बाहर बढ़ जाता तो फिर क्या होता, ये अट्रैक्शन या रिपल्सन शो करने लगता है। जैसे मैं बोलूँ इस चार्ज को उठा करके मैं यहाँ पर ले आऊँ, अगर इस चार्ज को उठा करके मैं यहाँ पर लाया तो चार्ज को यहाँ पर लाने के बाद होगा क्या, यहाँ पर ये अट्रैक्शन रिपल्सन शो करना स्टार्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ये चार्ज क्या आ गया, इसके रीजन के अंदर आ गया। मीनिंग क्या हुआ कि वह रीजन जहां से कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल लाने पर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगना स्टार्ट करता है वो रीजन कहलाता है तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। मतलब क्या, देखना एक बार और डिफाइन करते हैं कि चार्ज का वो रीजन जहां पर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लाने पर, टेस्ट चार्ज का मतलब क्या, कोई भी चार्ज हो सकता है, वो Q1 चार्ज हो सकता है, Q2 चार्ज हो सकता है। मतलब टेस्ट मतलब क्या, इसका हम टेस्टिंग करने के लिए ला रहे हैं कि इसका रीजन कहां तक है। तो सीधे सीधे बोल सकते हैं कि वह रीजन जहां पर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज को लाने पर पहले चार्ज की वजह से अट्रैक्शन या रिपल्सन शो करना स्टार्ट करता है, वो रीजन कहलाता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, इसका फॉर्मूला निकल के आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। देखना फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज क्या होगा, अगर मैं बोलूं इस चार्ज का हम फील्ड निकाल रहे हैं Q1 है और ये Q2 है, इस चार्ज का हम फील्ड निकाल रहे हैं किसका, Q1 का, तो Q1 हमारा क्या बन जाएगा, चार्ज बन जाएगा। और Q2 चार्ज हम यहाँ पर ला रहे हैं इसके आसपास, देखना Q2 चार्ज हम इसके आसपास ला रहे हैं तो इस Q2 चार्ज को क्या बोला जाएगा, हमारा टेस्ट चार्ज बोला जाएगा इसको। ठीक है, टेस्ट चार्ज क्यों बोला गया, इसको इसीलिए बोला गया टेस्ट चार्ज क्योंकि इसको ला करके इसका टेस्टिंग किया जा रहा है। ठीक है, इसको ला करके जब इसका टेस्टिंग करेंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, हम टेस्ट चार्ज बोला जाएगा। तो ये हमारा हो गया टेस्ट चार्ज। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, मतलब जो भी चार्ज हम लेकर आ रहे हैं इसके बाहर से वो चार्ज हमारा हो जाएगा टेस्ट चार्ज। अब देखना अगर यहां पर मैं बोलूं कि हमको क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जैसे देखना मैं लिखता हूं यहां पर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 चार्ज। देखना अगर हमको Q1 चार्ज की वजह से फील्ड निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे,
Q1 चार्ज की वजह से हमको फील्ड निकालना हुआ, तो ये चार्ज हमने मान लिया क्या कुछ Q1, और इसकी वजह से फील्ड निकालना है। ठीक है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे मैंने मान लिया, यहाँ से कुछ r डिस्टेंस पे। ठीक है, इस तरीके से r डिस्टेंस मैंने मान लिया। एक कोई पॉइंट P है जहां पर हमको क्या फील्ड निकालना है, तो यहाँ पर करेंगे क्या, एक कोई टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे। टेस्ट चार्ज हमने Q2 मान लिया, इसको यहाँ पर लेकर आया। Q2 चार्ज लेकर आएंगे तो फिर होगा क्या, उसके इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स काम करेगा। उस फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। फोर्स की वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो वहां से हमको फार्मूला क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, सीधा सीधा। ठीक है, ये फार्मूला हमारा हो गया। देखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि हमारा फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर अपॉन स्केलर ऑलवेज वेक्टर मिलता है। ठीक है, तो फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब देखना इसकी यूनिट क्या होगी। अगर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट इक्वल टू फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होगा, कूलम, तो इसकी यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या निकल के आएगा, देखना यहां से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। फोर्स का डायमेंशन आप लोग ने पढ़ा है पहले से ही, कितना होता, mL(T⁻²) ये होता। चार्ज का डायमेंशन क्या होता, चार्ज का डायमेंशन आपने पढ़ा होगा क्या, चार्ज इक्वल टू Q इक्वल टू फॉर्मूला I×T। I क्या है, करंट, ये होता ना, T क्या है, टाइम। करंट को आपने पढ़ा है डायमेंशन में कितना, A, और टाइम को क्या पढ़ा है, T पढ़ा है। तो यहां से हो जाएगा तुम्हारा कितना, AT। तो यहां से हम इसको एक साथ लिखेंगे तो हमको मिलेगा कितना, L तो यहां ही रहेगा, A ऊपर, सॉरी T ऊपर जाएगा तो T⁻⁻1 है, T पावर ऊपर जाएगा तो -1 और हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, और A पावर कितना हो जाएगा, -1। तो यहां से हमको क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन निकल गया, वो डायमेंशन कितना निकल के आया, इतना निकल गया। कभी कभी प्रॉब्लम पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन, प्रॉब्लम नहीं पूछा जाता तो फिर क्या, यहाँ पर डायमेंशन कभी कभी ऐसे भी प्रॉब्लम आए, जैसे देखना बोला गया B/E, इसका डायमेंशन क्या होगा, B की मतलब मैग्नेटिक फील्ड और E का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड मिला करके दोनों का डायमेंशन क्या आया। तो ऐसे सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक मिनट, ऐसे सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम यहाँ से हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है तो हम क्या आराम से मैग्नेटिक फील्ड का भी हम निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का भी पता होगा तो हम इन दोनों का मल्टीपल का आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखना ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, देखना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखना यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसमें क्या करना है, इसमें अगर हम बात करें तो बोला जाता है कि अगर कोई भी पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का मतलब स्मॉल चार्ज बोला जाता है। स्मॉल चार्ज मतलब क्या, कि जिसका शेप साइज क्या हो बहुत स्मॉल है उसको हम पॉइंट चार्ज बोलेंगे। वो उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आएगा। मैंने मान लिया ये कोई पॉइंट चार्ज है एक, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितना क्यों है। यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया O, और यहां से इसका डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। ठीक है, ये है, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, O हो गया, जहां पर चार्ज Q रखा गया, प्लस Q चार्ज है, और एक कोई पॉइंट P है जहां पर हमको क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, ये चार्ज पता होना चाहिए, यहाँ का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसको लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम ये क्या लिखेंगे कि बी कंसीडर प्लस Q चार्ज एट पॉइंट O एंड स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम द O एट पॉइंट P वेयर बी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। देखना इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहला चीज हमको यहाँ पर एक कोई टेस्ट चार्ज लाना पड़ेगा। क्या, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हमने मान लिया कुछ Q1,
और Q1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ला के ऐसे रखेंगे, ठीक है। Q1 चार्ज को वहां पर ला करके रखेंगे। अगर Q1 चार्ज यहाँ पर ला के रखा गया तो देखना इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स काम करेगा। वो फोर्स की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, कूलम्ब्स लॉ इक्वल टू F इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा 1/4πε0 Q, और वो कितना चार्ज है, Q1 चार्ज है, Q1 ही है ना, टेस्ट चार्ज इसको वहां पर ला करके पुट किया गया, Q1 चार्ज है डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है स्मॉल r इतने का स्क्वायर, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन बताया था। क्या बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, ये बोला था ना, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी 1/4πε0 Q1/r², और टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितना है Q1, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे Q1। अब देखना इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मिलके आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0, ये हमारा कहाँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई Q1 इंटू r²। ये Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू निकल के आएगा इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई r²। ये हमारा क्या निकल गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। मतलब क्या, पॉइंट चार्ज की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया वो कितना निकल गया, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई r²। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं, ठीक है। कभी भी हमको पॉइंट चार्ज गिवन हो, मान लो ऐसे कभी गिवन हो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 5 कूलम, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक प्रॉब्लम, ऐसे बोल दिया गया फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 कूलम चार्ज एट डिस्टेंस 2 मीटर, ऐसे बोल दिया गया, ठीक है। तो यहां से हम करेंगे क्या, सीधे सीधे हमारे पास ये फार्मूले की वैल्यू पुट करेंगे, ई इक्वल टू कितना 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई r², ये फार्मूला है। इतने की वैल्यू आप पहले से भी पढ़ चुके हो, कितना 9 × 10⁹ होता है, और Q की वैल्यू कितना 4 कूलम, तो 4 पुट कर लिया, R की वैल्यू कितना 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो 9 × 10⁹ × 4 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये कैंसिल हो गया, आया कितना 9 × 10⁹ इतना। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब देखना इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से। अब बात यह आती है इसका डायरेक्शन क्या होगा। अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो देखना डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इसका वही डायरेक्शन होगा जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता था, सॉरी फोर्स का डायरेक्शन होता था। जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन होता था वही हमारा क्या होगा, इसका भी डायरेक्शन होगा। किसका, इसका, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, और हमने बताया चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, यही है ना। तो अगर वेक्टर अपन स्केलर करेंगे तो हमको क्वांटिटी क्या मिलेगी, वेक्टर मिलेगी। तो वेक्टर मिला तो इसका मतलब जो डायरेक्शन इसका वही डायरेक्शन इसका भी होगा, तो सेम वही चीजें यहाँ भी हमको मिलेगा। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम बताएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब चेक करते हैं फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। ये भी हमारा प्लस चार्ज है, ये भी हमारा प्लस चार्ज है, दोनों हमारे क्या है, प्लस चार्जेज हैं। अगर दोनों हमारे प्लस चार्जेज हैं तो देखना जब भी हम निकालते थे क्या, फोर्स निकालते थे, तो फोर्स हमेशा क्या होता था, प्लस चार्ज होंगे तो रिपल करेगा, और माइनस चार्ज होंगे तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब ये दो चार्ज, मान लो एक प्लस इधर है एक प्लस इधर है, इन दोनों के बीच में अगर अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन कैसा होगा, ये चार्ज हमारा रेस्ट में है क्योंकि इसकी वजह से हम निकाल लें, किसके, इसके ऊपर। तो ये अगर ये रेस्ट में तो अट्रैक्शन होगा तो किसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे। तो इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन किधर आ जाएगा, इसकी वजह से इधर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले ये भी हमारा क्या प्लस चार्ज है, ये भी हमारा क्या प्लस चार्ज है, दोनों अगर हमारे प्लस चार्जेज हैं तो दोनों प्लस चार्जेज होने की वजह से मिलेगा क्या, ये जो हमारा होगा प्लस चार्ज और ये जो प्लस चार्ज होगा ये, लेकिन ये हमारा क्या होगा, रेस्ट में होगा, और ये हमारा क्या करेगा, मोशन कर सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से हम क्या निकालते हैं, इसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम निकालेंगे उसको क्या करते हैं, हम रेस्ट में करते हैं। तो ये हमने मान लिया रेस्ट में है, तो फिर होगा क्या, अगर ये इसको रिपल करेगा तो ये किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। इसका मतलब इसकी वजह से ये फोर्स का डायरेक्शन इसके ऊपर किधर है, बाहर की तरफ। तो यहाँ से हमको पता चल गया इसमें फोर्स का डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ है। फोर्स का डायरेक्शन अगर बाहर की तरफ है तो फील्ड का डायरेक्शन भी किधर होगा,
उधर उसी डायरेक्शन में, तो यहाँ से हमको डायरेक्शन भी पता चल गया फील्ड का कि फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। इस तरीके से हम पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारा फील्ड निकल गया वो कितना निकल के आया 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, ध्यान में रखोगे हमेशा। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी करवाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे पहले थोड़ा और चीजें डिस्कस करते हैं फिर इसके बाद। ठीक है, ओके। इसके बाद देखना आएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप्स ऑफ चार्ज। मतलब क्या, कई सारे अगर हमारे चार्ज हों तो उसके साथ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे मैं बोलूँ क्या, मान लो अगर हमारे पास 2-3 चार्ज हैं तो इसके बाद जो हमारा हेडिंग आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेनी चार्जेज। ठीक है, अगर बहुत सारे चार्ज हैं हमारे पास उसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। देखना, सबसे पहले उसकी वजह से हमको अगर फील्ड निकालना हो तो सबसे पहले हमको कोई कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको डायरेक्शन बताना होगा साथ में, तो डायरेक्शन बताने के लिए हमको कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा ओ हो गया। यहां से देखना, एक कोई r1 डिस्टेंस पे एक कोई चार्ज है हमारा q1, और यहां से हमारा r2 डिस्टेंस पे एक कोई चार्ज है q2, और यहां से ये r3 थोड़ा और आगे कर लेते हैं, इसको यहां से मिला सकें आराम से, इसको भी यहां से मिला सकें। एक मिनट, हाँ इसको यहां से मिला सकें। यहां पर हमने चार्ज कंसिडर कर लिया q3। ऐसा क्यों मिलाने के लिए ऐसा किया, थोड़ा इजी रहेगा समझने में, इसलिए ऐसा कुछ किया। ठीक है, अब देखना करते क्या, हमको फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, q3 पॉइंट पे, यहां पर। ठीक है, किसकी वजह से, q1 की वजह से भी, q2 की वजह से भी और q3 की वजह से। मतलब क्या, हम यहां पर बोले फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे हमको फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हमको करना है। मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके बताना है। देखना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके बताने के लिए सबसे पहला चीज तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स काम करेगा, उस फोर्स का नाम मैं दे दूं क्या, F1। इन दोनों के बीच में फोर्स काम करेगा, उसका नाम दे दूं क्या, F2। आई थिंक आपको डायरेक्शन समझ आ गया होगा कि डायरेक्शन ऐसा क्यों लिख रहा हूं, इसी डायरेक्शन में ही, क्योंकि दोनों क्या प्लस चार्जेज हैं। इसकी वजह से इसके ऊपर निकाल रहा हूं तो इसका डायरेक्शन क्या, बाहर की तरफ। इसकी वजह से इसके ऊपर निकाल रहा हूं तो इसका डायरेक्शन क्या, बाहर की तरफ। इसलिए हमने दोनों का डायरेक्शन क्या बनाया, इस तरीके से बनाया। ठीक है, ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा F2 हो गया। दो फोर्सेस काम करेंगे इसके ऊपर। तो देखना, अगर हम F1 की वैल्यू निकालना चाहे तो F1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो F1 इक्वल टू जो निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा 1/4πε0 Q1 और Q3 दोनों निकल के आएंगे, डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस कुछ ये हमारा R3 मान लिया, तो ये हमारा कुछ हो गया R1। एक मिनट और, इस चार्ज को हम ना माने अभी, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, टेस्ट चार्ज होगा, तो उसको हम अभी मानते नहीं। मान ले इस चार्ज को हमने बाहर से दिया कितना, Q3, ये हमारा क्या होगा, टेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, ये हमारा टेस्ट चार्ज होगा Q3। तो देखना, अगर यहाँ पर F1 बोला तो ये कितना होगा 1/4πε0, और यहाँ से ये R1 है, ये R3 है, तो इसको हमने मान लिया कितना, वेक्टर फॉर्म में निकाले। तो ऐसे हम पिछले क्लास में एक बार बता चुके हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में निकालें तो एक वेक्टर हमारा ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया। तो देखना, जब वेक्टर सम पड़ा होगा तो इस तरीके से वेक्टर सम पड़ा होगा, इसको वेक्टर A मानते रहे होंगे, इसको वेक्टर B मानते रहे होंगे, तो ये वेक्टर R इक्वल टू कुछ मिलता रहा होगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इस तरीके से मिलता रहा होगा। अब देखना, हमको किसकी वैल्यू निकालनी, वेक्टर B की वैल्यू निकालनी, तो वेक्टर B इक्वल टू कितना मिल जाएगा, R माइनस वेक्टर A। यहाँ पर R की वैल्यू कितना, R3, तो पुट कर लेते हैं, तो वेक्टर B इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको, R3 माइनस R1, और R3 माइनस R1 को लिख सकते हैं R13। ठीक है, सॉरी R31। ठीक है, इसको R31 लिख सकते हैं, तो यहां से हम इसको लिख दे रहे हैं R31 इतने का स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, R31 कैप इतना। F2 इक्वल टू निकाले तो F2 की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 1/4πε0, और यहां से आएगा Q2 और Q3।
Q2 Q3 डिवाइडेड बाई, यहाँ से ये वाले डिस्टेंस निकाले तो ये वाले डिस्टेंस को हमने लिख दिया R31, तो इसको लिख सकते हैं R32, तो ये हमारा मिल जाएगा कितना R32। सिमिलरली जैसे मैंने उसको किया, ये डायरेक्शन R32 कैप, ये डायरेक्शन हो गया। दो फोर्सेस निकल गए, अब हमको क्या फील्ड बताना है, तो फील्ड बताने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इधर फील्ड निकालेंगे तो जो फोर्स का डायरेक्शन वही हमारा क्या हो जाएगा, फील्ड का भी डायरेक्शन हो जाएगा, तो इसको हमने फील्ड कर दिया। तो फील्ड निकालने के लिए E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 डिवाइडेड बाय कितना, वहां पर चार्ज कितना है Q3 टेस्ट चार्ज है, Q3 तो लेकर आया यहाँ पर, इस चार्ज को Q3 तो लेकर आया, ठीक है, तो Q3 टेस्ट चार्ज है तो इतना हो जाएगा। यहाँ से हमको मिलेगा कितना 1/4πε0 Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R31 का स्क्वायर टोटल डिवाइडेड बाय कितना Q3। अभी सॉल्व करके बताया था Q3 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा कितना 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय R31, इसको हटा देते हैं, R31 इसका स्क्वायर और डायरेक्शन क्या मिलेगा R31 कैप। ऐसे हमारा E2 की वैल्यू सिमिलरली लिखना चाहूँ तो सिमिलरली हमको मिलेगा कितना 1/4πε0, देखना यहाँ से R3 और R3 आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना Q2 डिवाइडेड बाई R32 इसका होल स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पर हमको मिल जाएगा कितना R31 नहीं, ठीक है, ये कैप इतना मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमको दो फील्ड मिल गए और दो डायरेक्शन में मिल गए, एक फील्ड हमको ये मिला, ये दूसरा फील्ड हमको ये मिला। अगर हम टोटल फील्ड निकालना चाहे तो हम वेक्टर सम पढ़े हैं। वेक्टर सम पढ़ने के लिए देखना इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनना है, लगभग 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री नहीं बनता, कुछ थीटा एंगल बनता, तब भी हमको उसके लिए फार्मूला पता है। तो देखना दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हमको पता है, रिजल्टेंट R इक्वल टू कितना √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, ये फार्मूला आई थिंक सब लोग ने पढ़ा होगा। यहाँ पर अगर एंगल 90 होगा तो 90 इंपुट करके सॉल्व कर सकते हैं। देखना इफ थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 90 तो R इक्वल टू कितना मिलेगा √A² प्लस B²। देखना इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितना होती 0, और 0 से मल्टीप्लाई 2AB में करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखना हमको जो मिलेगा E टोटल, तो E टोटल इक्वल टू कितना मिलेगा, टोटल इक्वल टू √E1² प्लस E2² इतना मिल जाएगा। और यहाँ से अगर हम करें तो देखना दोनों में कॉमन कुछ होगा, कॉमन कितना हो जाएगा 1/4πε0 और कितना, बस इतना ही कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा 1/4πε0, बाहर हो गया अंडर से होल स्क्वायर होगा, और यहाँ से Q1 डिवाइड बाय कितना R31 इसका होल स्क्वायर प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R32 इतने का होल स्क्वायर, ये हमारा जो मिलेगा ये हमारा मिल जाएगा E टोटल। E टोटल इक्वल टू हमको मिल जाएगा, दिख रहा है 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय R31 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R32 इतने का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इतना हमको मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर हमारे बहुत सारे चार्जेज होंगे तो उन सारे चार्जेस को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, वेक्टर का यूज करेंगे। जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से तभी समझ आएगा जब आपका वेक्टर अच्छा क्लियर होगा। जब आपको वेक्टर अच्छे से आएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक समझने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम करके ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन किसका है, वेक्टर का है। इसलिए आपको क्लास 11th में क्या पढ़ाया जाता है, वेक्टर पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेनी चार्जेस, कई सारे चार्जेस। अब इससे एक प्रॉब्लम करवाते हैं, फिर ये पूरा क्लियर हो जाएगा। जहां जहां भी प्रॉब्लम, देखना प्रॉब्लम करते हैं एक। प्रॉब्लम ये है, एक हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया इस तरीके से, यहां पर प्लस क्यू चार्ज, यहां पर प्लस क्यू चार्ज और यहां पर प्लस क्यू चार्ज, सबका साइड क्या है, ए है, ठीक है। इस तरीके से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी वर्टेक्स पे जो चार्जेज हैं वो चार्ज है क्यू, क्यू और क्यू, मतलब सेम चार्जेज और सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। बोला गया है कि इसकी वजह से इसके सेंट्रॉइड ओ पे क्या फील्ड निकाल के बताना है। तो
बोला गया है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया होगा, लिखने की जरूरत नहीं। बोला गया है एक रेक्टेंगल है, एक हमारा ट्रायंगल है, और ये कैसा है, इसके सभी साइड सेम है, जितने भी साइड है इसके सभी साइड सेम है। बोला गया है कि सभी वर्टेक्स पे इसके जो चार्जेज रखे गए क्यों मतलब सभी वर्टेक्स पे इसके चार्ज की वैल्यू क्या सेम चार्जेज हैं। बोला गया इसके सेंट्रॉइड ओ है, ओ पे हमको क्या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके बताना है। तो देखना सेंट्रॉइड ओ पे हम जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उससे पहले क्या करना होगा, सबसे पहला काम क्या, ये हमारा क्या पॉइंट चार्ज है या नहीं है, ये हमारा पॉइंट चार्ज है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट के तरीके से बना है, ये भी हमारा पॉइंट चार्ज ही है, ये भी हमारा क्या है पॉइंट चार्ज है। तो हमको पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ठीक है। बस हमको पता क्या करना होगा, ये वाला डिस्टेंस पता करना होगा, ठीक है। अगर ये वाला डिस्टेंस हमको पता चल गया तो फिर क्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस पता करने के लिए हम करते क्या है, इसको हम यहां से मिला दें, इस तरीके से मिला दें। इस तरीके से मिलाएंगे तो ये a हो गया, और इसको इक्वल डिवाइड करेगा तो ये a/2 हो गया यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ठीक है। तो वो वाला डिस्टेंस अगर निकाले तो देखना वो वाला डिस्टेंस हमारा कितना निकल के आएगा। अगर हमने नाम दे दिया, इधर का a नाम दे दिया, इधर हमने b नाम दे दिया, इधर c दे दिया और इधर d, ऐसा कुछ लिख दिया। तो देखना ट्रायंगल ABD में ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में अगर बात करें तो इस ट्रायंगल में क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या बताएगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर। तो यहां से हमको सीधे सीधे मिलेगा a स्क्वायर इक्वल टू कितना a/2 इतने का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या है BD का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। देखना यहां से हमको मिल जाएगा a स्क्वायर और यहां से मिल जाएगा a²/4 प्लस BD स्क्वायर, इतना मिल जाएगा। यहां से देखना इसको अगर हम इधर करें तो हमको मिल जाएगा कितना, इसको इधर कर ले बाकी सबको उधर कर ले, तो यहां से मिल जाएगा BD स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस a²/4, यहां से हो जाएगा 3a²/4, ये हो जाएगा। BD इक्वल टू कितना मिल जाएगा, √3a डिवाइडेड बाई 2, अंडर ले लिया, ठीक है। मतलब क्या, यहां से यहां का जो डिस्टेंस मिला वो कितना मिल गया, हमको इतना मिल गया। यहां से यहां के डिस्टेंस को अगर हम आपको बोले x बोल दें तो x इक्वल टू कितना मिल गया, हमको इतना मिल गया √3a डिवाइडेड बाई 2। अब देखना जब भी आप पढ़ते हो ट्रायंगल का रूल, तो ट्रायंगल के रूल में बोला जाता है कि ये हमारा क्या करता है 3:1 के रेशियो में ये कट करता है। ये होता है ना कि मतलब क्या, ये 3 डिवाइडेड बाई 1 यही तो कट करेगा, मतलब ये अगर 3 पार्ट है तो ये 1 पार्ट होगा, ये होगा 1 मिनट 3 नहीं 2:1, हाँ सॉरी, ये हमारा 2:1 के रेशियो में कट करता, मतलब क्या अगर ये 2 होगा तो ये कितना होगा 1 होगा। तो ऊपर वाला पार्ट अगर हम निकालने जाए तो ऊपर वाला पार्ट हमको देखना कितना मिलेगा, BD इक्वल टू हमको मिलेगा इतने का कितना, अगर टोटल 3 है तो ये कितना मिलेगा 2/3 और ये कितना मिलेगा 1/3, तो ये कितना 2/3 मिला। तो √3a डिवाइडेड बाई 2 और इतने का कितना 2/3 पार्ट, ये कैंसिल हो जाएगा तो a डिवाइड बाई कितना मिल जाएगा √3। ये हमको डिस्टेंस पता चल गया, ठीक है। ये रूल होता है कि 2:1 रेशियो में कट करेगा। अगर 3 पार्ट है इसके 3 पार्ट करें, 3 पार्ट में से 2 पार्ट ऊपर जाएगा, 1 पार्ट कहाँ आएगा नीचे आएगा, इसलिए इसको 2/3 लिखा, इसको 1/3 लिखा। वो वैल्यू हमने यहाँ पर सॉल्व करके निकाला, BD की वैल्यू निकाला। अब सबकी वजह से हम फील्ड निकाल लेते हैं। तो देखना इसकी वजह से अगर हम फील्ड निकालें तो इसकी वजह से फील्ड निकालेंगे, जो वैल्यू इसकी वजह से आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस सब डिस्टेंस क्या सेम है, ये r और ये r सारे डिस्टेंस सेम है, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, सॉरी r इक्वल टू हमको इतना मिल जाएगा a डिवाइड बाई √3। अब देखना सबकी वजह से फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C, सबकी वजह से एक साथ लिखते हैं। और इसकी वैल्यू कितना मिलेगी 1/4πε0 क्यों डिवाइडेड बाई r की वैल्यू कितना a/√3 इतने का होल स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा 1/4π, नीचे लिखता हूँ 1/4πε0 कितना क्यों डिवाइडेड बाई a स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो ये 3 ऊपर चला गया, मतलब कितना 3 क्यों डिवाइडेड बाई EA EB और EC इक्वल टू E लिख दिया, ठीक है। ये हमको इतना मिल गया,
ठीक है, लेकिन अभी इनका सम करना बाकी है। क्यों? क्योंकि एक की वजह से हमने निकाला, एक की वजह से निकाला, एक की वजह से निकाला, सबका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। अब इन सब बातों को हम हटा देते हैं क्योंकि इनकी जरूरत नहीं मुझे, अब सब बातों को हटा देते हैं। अब देखना डायरेक्शन की बात आएगी। अगर इसकी वजह से देखें तो ये क्या पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्शन किधर आएगा, बाहर की तरफ, इधर। इसकी वजह से देखें तो इसका डायरेक्शन किधर आएगा, बाहर की तरफ, इधर। इसकी वजह से देखें तो इसका डायरेक्शन किधर आएगा, बाहर की तरफ, इधर। मतलब क्या, अगर हम बोले ई ए, ई वी और ई सी सबका डायरेक्शन क्या अलग अलग है, एक डायरेक्शन में है नहीं। इनको हमको करना क्या पड़ेगा, एक डायरेक्शन में करना पड़ेगा। एक डायरेक्शन में करने के लिए देखना हम करते क्या, एक डायरेक्शन में करने के लिए हम ये करते हैं, हम ये पता कर ले कि ये वाला एंगल कितना बना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल करके इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहां से आएगा, इस वाले रास्ते पे आएगा, और इसको हम बोलेंगे क्या, ई डैश। ठीक है, तो ये वाला एंगल पहले पता करते हैं। तो ये वाला एंगल अगर हम निकाले तो देखना, ये वाला एंगल निकालेंगे तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 30। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, सभी साइड सेम है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो फिर क्या मिलेगा हमको, ये एंगल टोटल 60 मिलेगा। तो ये जब हमारा सेंट्रॉइड पे ये कट करेगा तो कितना बन जाएगा, 30 बनेगा। ये भी एंगल हमारा कितना बनेगा, 30। जो हमारा ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होता है, 180। तो ये 30 कितना हो गया, 60। 180 माइनस 60 कितना मिलेगा हमको, 120। मतलब क्या, ये एंगल कितना है, 120। ये एंगल जितना होगा वही एंगल ये भी होगा। तो हमको ई ए और ई बी का रिजल्टेंट निकालना है। तो देखना, रिजल्टेंट ऑफ ई ए एंड ई बी, ई ए एंड ई बी का अगर हम रिजल्टेंट निकाले तो देखना रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, ई डैश इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई ए स्क्वायर। ई ए स्क्वायर में जो वैल्यू हम वो पुट कर देते, देखना ई ए और ई बी क्या सेम सेम है, यही है ना। और इसको कितना माना, ई माना है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ई स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस 2 मतलब ई और ई बी का मतलब ई इंटू कॉस 120, इतना हो जाएगा। यहाँ से देखना हमको मिलेगा क्या, ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू कॉस 120 की वैल्यू कितना होती है, जो कॉस 60 की वैल्यू होगी वही 120 की वैल्यू होगी। तो कॉस 60 की वैल्यू कितना, 1/2, ये होता ना, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से कॉस 120 की वैल्यू -1/2 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे तो देखना, सॉल्व करने के बाद हमको वैल्यू क्या मिलेगी, सॉल्व करने के बाद हमको वैल्यू मिलेगी कितना, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, सब मिला के कितना मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर और कितना मिल गया, ई। ठीक है, इतना मिल गया हमको, ये मिला कितना, ई। अब देखना जो ई डैश की वैल्यू थी वो कितना आया, ई आया, और इधर कितना है, ई सी। ये दोनों एक दूसरे के क्या, 180 मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। एक फील्ड किधर लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, एक फील्ड इधर लग रहा है, दूसरा फील्ड किधर लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 180 है। अगर एंगल 180 है तो दोनों को करेंगे कि आपस में माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा, टोटल फोर्स क्या बैलेंस करेगा, टोटल फोर्स बैलेंस करेगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं ई टोटल इक्वल टू ई डैश माइनस ई सी। ई डैश की वैल्यू देखना, अभी निकाला हमने, ई डैश की वैल्यू कितना निकल के आया, ई निकल के आया। ई डैश की वैल्यू ई निकल के आया, तो ई माइनस ई सी की वैल्यू कितना, ई सी की वैल्यू भी देख लो, ई सी इक्वल टू कितना लिखा था, ई लिखा था, तो ई सी इक्वल टू ई लिखा तो ई आ गया। ई माइनस ई इक्वल टू कितना, 0, तो ई टोटल इक्वल टू कितना आ गया, 0। मतलब क्या कि अगर ये हमारा क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो उसके सभी वर्टेक्स पे चार्जेस की वैल्यू अगर सेम है, तो सभी वर्टेक्स पे चार्जेस की वैल्यू सेम होने की वजह से इसके सेंट्रॉइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के कितने निकल के आएगी, 0 निकल के। अगर आपने वेक्टर सम नहीं